अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज सीटेट 2023 का सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 19 स्टार्ट करते हैं। 18 प्रैक्टिस सेट में करा चुकी हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, अब जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ प्रैक्टिस सेट 17 से, वो आपकी सीटेट बेस पर ही, क्वेश्चन के बेस पर ही होंगे। जिस टाइप से क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन मैं अब आपको करवा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, ये आपको इसमें बताना है। तो क्या है फ्रेंड्स, देखिए। पहला है समावेशी शिक्षा, दूसरा है पृथक्करण, तीसरा है मुख्य धारा, चौथा है एकीकृत शिक्षा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है, वो आपका सिर्फ एक ही शिक्षा का जो है वो वकालत करता है, वो है आपकी समावेशी शिक्षा। तो फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है, आप सभी को पता है ना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वो शिक्षा आती है जिसमें सभी शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और सभी प्रकार के छात्रों को, यानी सभी सामान्य और दिव्यांग छात्र, मतलब इस टाइप के सामान्य छात्र भी हों, उसमें दिव्यांग छात्र भी हों, सभी प्रकार के छात्रों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ठीक है उसमें। और शिक्षा व्यवस्था एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। ये एकीकरण का सिद्धांत मतलब बिल्कुल सबको एक साथ लेके शिक्षा दी जाती है, किसी भी प्रकार के विद्यार्थियों में भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये होती है आपकी समावेशी शिक्षा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें आपको बताता है कि यह विचारधारा, यानी क्या है, वह विचारधारा जो आपको बतानी है वह कौन सी है, कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। क्या कह रहा है? डैश वह विचारधारा है कि जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था प्राप्त और समान शिक्षा, नियमित विद्यालय व्यवस्था और समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो किस शिक्षा के तहत ये विचारधारा है? मुख्य धारा शिक्षा के तहत, या फिर विशेष शिक्षा के तहत, या बहुल सांस्कृतिक शिक्षा के तहत, या समावेशी शिक्षा के तहत? तो इसमें से आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, जिसमें नियमित विद्यालय और समान व्यवस्था भी हो विद्यालय की, शिक्षा की, है ना। तो ये आपका किस में आएगा? ये आएगा आपका समावेशी शिक्षा में। तो सेकंड वाले का फ्रेंड्स, फोर्थ जो ऑप्शन होगा डी वाला, समावेशी शिक्षा, वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। नेक्स्ट कह रहा है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच संस्कृतियों, समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। दूसरा कह रहा है, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की आपकी अनदेखी करे। तीसरा कह रहा है, वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। और चौथा कह रहा है कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। फ्रेंड्स, जहां पर भी जिस भी ऑप्शन में आपको ये जो तुलना वर्ड है ना, ये जो दिख जाए, इस पर तो आपको ये तुलना वर्ड, इस पर तो आपको बिल्कुल टिक करना ही नहीं है। ये तो समझ ली, जहां भी कंपैरिजन हो रहा हो, जहां दंड की बात हो रही हो, जहां पे कंपैरिजन की बात हो रही हो, तुलना वाला वो जो वर्ड आ जाए। और जहां पर एक और टैग वर्ड मैं बताती हूँ, वो है केवल। ठीक है, वो केवल वर्ड जहां आपको दिख जाओ, उस पर तो आपको टिक करना ही नहीं है। ठीक है। ये कुछ वर्ड हैं ऐसे, जब आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ आ भी रहा हो ना, तो भी अगर आपको जहां कंपैरिजन दिखाई दे रहा है, जहां आपको दंड वाला वर्ड दिखाई दे रहा है, जहां केवल वर्ड दिखाई दे रहा है, उस पर तो आपको टिक करना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन आपका सही हो ही नहीं सकता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र का जो पोर्शन होता है, इसमें हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं ना, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होते हैं कि हमको समझ में ही नहीं आता है कि अब मतलब आपके अकॉर्डिंग तो वो क्वेश्चन सही होगा, लेकिन जब वो एग्जामिनर चेक करेगा ना, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर बच्चों के हिसाब से ही उसमें फिट, मतलब बच्चों के हिसाब से ही उसमें आंसर देखते हैं कि बच्चों के हिसाब से, बच्चों के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चों को सूट करे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कहाँ, भी तो यही कंप्लीट करना है। तो क्या है आपका फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, और देखिए थर्ड क्या कह रहा था कि वह यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है। सभी संस्कृतियों को क्या करती है? सम्मान करती है। और क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा था, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की क्या कर रही है? अनदेखी। विविधताओं की क्या कर रही है? आपकी अनदेखी करती है। ठीक है, अनदेखी करे।
और एक कह रहा था वह विद्यार्थियों के बीच संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। अच्छा फ्रेंड्स, अब इसमें ये देखिए आप कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही दिख रहा है इसमें, सी वाला, कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और उनको महत्व देती। यानी आपकी क्लास में जिस जिस संस्कृति के बच्चे, मतलब अलग अलग जगहों से बच्चे आए हुए होते हैं, तो वो उन सभी बच्चों को क्या करे, उन सभी बच्चों को सम्मान दे, उनकी संस्कृति को भी सम्मान दे। ठीक है, तो एक शिक्षक को ये सब, उसके अंदर ये भावना होना बहुत जरूरी होता है। तो इसका थर्ड वाले का ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। कब सीखते हैं बच्चे प्रभावी रूप से, बताइए तो जरा। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। ये पूरा नहीं लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा छूट गया। ये क्या है, नकल है। ठीक है, क्या है ये, नकल। ये पूरा नहीं लिखा, क्या था ये, नकल करते हैं। ठीक है, ये बीच का वर्ड छूट गया उसमें से। ठीक, तो क्या करते हैं, नकल करते हैं। थर्ड है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। चौथा कह रहा है कि शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। अच्छा, बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं, बताइए। इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा वो आपको बताना है कि बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं। तो बच्चे प्रभावी रूप से तब सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से जब वो भाग लेते हैं। सही बात है। बच्चा सीखता कब है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी उसके तहत भी बताया कि बच्चा करके सीखता है। तो बच्चा सबसे ज़्यादा तभी सीखेगा जब वो किसी काम को खुद करेगा, किसी काम को करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करेगा, है ना, उसमें सक्रिय रूप से भाग लेगा। तो उसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फिफ्थ वाला, बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए या फिर पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। थर्ड कह रहा है पूछने से रोकना चाहिए। चौथा कह रहा है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा, वो होगा आपका कौन सा, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। भाई एक टीचर वही अगर बेस्ट टीचर होता है। आप जब समझिए, जब क्लास में बच्चे होते हैं, अगर बच्चा मान लो कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आपको उसको डाउन नहीं करना है, आपको उसको मोटिवेट करना है, ताकि वो अपनी उसकी जो और जिज्ञासाएं हैं किसी भी टॉपिक के प्रति, तो वो अगर वो जिसको जानने की कोशिश कर रहा है तो उसको जानने के लिए आपको उसको और मोटिवेट करना है, ताकि वो अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति कर सके, अपने क्वेश्चंस के आंसर जान सके। ठीक है, तो प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन में ये ध्यान रखें क्या लिखा है, मुख्य प्रक्रिया नहीं है। ये जो नहीं वर्ड होता है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो नहीं वर्ड है इसको आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम जो है वो घटित होता है। इनमें से पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। दूसरा कह रहा है निर्देश एवं संचालन। तीसरा कह रहा है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। चौथा कह रहा है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ठीक है, अधिगम सार्थक कब होगा, जब उसके अंदर जब टीचर क्या कर रहा है, किसी भी चीज को, बच्चा हो या टीचर को किसी चीज को क्या कर रहा है, उसका अभ्यास कर रहा है। ठीक है, बार बार उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, किसी चीज को बार बार पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो बात सही है ना, इसके द्वारा तो भाई अधिगम हो रहा है ना, इसके द्वारा सार्थक अधिगम होगा। निर्देश एवं संचालन, किसी चीज को मतलब टीचर ने किसी चीज के बारे में बताया, आपको बताया है कि आपको गाइड किया है कि ऐसा करना है, कोई भी काम आपको करना है और कैसे करना है वो भी बताया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, इससे भी आपका अधिगम हो रहा है ना, बच्चे सीख रहे हैं इससे भी। अच्छा, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, बच्चे किसी चीज की खोज कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि
को तर्क उसके तर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी चीज के, ठीक है। और आपस में क्या कर रहे हैं, पारस्परिक क्रिया भी कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे से मदद ले रहे हैं, दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गई, पारस्परिक क्रिया हो गई आपस में। अब ये पारस्परिक क्रिया हो गई, ये तो ये इसका मतलब इससे भी अधिगम हो रहा है। अब आ रहा है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। अब बच्चा क्या कर रहा है, याद कर रहा है सिर्फ, ठीक है, किसी चीज को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। तो क्या आपका यहाँ अधिगम हो रहा है, बताइए। बिल्कुल नहीं हो रहा है ना। तो आपका इसमें जो फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा, सेवेंथ वाला, बच्चों की गलतियां एक बार, बच्चों की गलतियां, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट कह रहा है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। दूसरा, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि हो देती है। थर्ड कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। फोर्थ कह रहा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, ठीक है। क्या प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो बच्चों की गलतियां जो होती हैं भाई, आपको इसको बताना है कि क्या है ये। तो इसमें पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि पहले ऑप्शन कह रहा है कि बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। क्या करना चाहिए आपको, गलतियों को बार बार अभ्यास करने के लिए बस इतना कह दो और उनको इस टाइप से बार बार कहकर सुधार देनी चाहिए उनकी गलतियां। या फिर सेकंड कह रहा है कि अधिगम का एक भाग है जो उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देती है। तो यानी बच्चे जो गलतियां करते हैं वो सीखने में यानी अधिगम में क्या है, एक इन सब का एक पार्ट है गलतियां, जिससे क्या होते हैं बच्चे उनके विचारों में क्या होता है, बच्चों के विचारों में एक अंतर्दृष्टि आती है ना। तो यानी बात सही है, बच्चे जब गलती करते हैं, गलती करके ही वो सीखते हैं। जब वो किसी कोई भी काम में अगर गलती करते हैं वो, तो उन्हें पता चलता है कि वो गलती उन्होंने कहाँ पर की, और उन्हें आगे के लिए वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सीख जाते हैं कि अब मुझे ये गलती नहीं करनी है। और जिस प्लेस पर उन्होंने वो गलती की है, तो वो गलती उन्होंने क्यों की थी उसका रीज़न भी उनको पता चल जाता है, ठीक है। तो क्या है कि बच्चों की जो गलतियां होती हैं वो अधिगम का क्या है, एक भाग है। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है। थर्ड क्या कह रहे हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। गलतियां अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं देती। गलतियों का बहुत बड़ा एक रोल होता है बच्चों के जीवन में, ठीक है, और सीखने में खास तौर से। जब तक बच्चे गलतियां नहीं करते हैं तब तक वो नहीं सीखते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अच्छा, फोर्थ क्या कह रहा है, देखिए फोर्थ कह रहा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो ये तो बिल्कुल आपका समझ लीजिए हो ही नहीं सकता है, ये लापरवाह वर्ड ये नहीं है। फोर्थ वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इसमें नेगेटिव वर्ड आ गया। ये लापरवाह जो आ गया ना, ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है बच्चों के अकॉर्डिंग, गलतियों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही, चारों में से जो सही होगा वो आपका सेकंड वाला होगा कि अधिगम का एक भाग है गलतियां तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए मूल्यांकन को, देखिए एक जो आपका मूल्यांकन वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है। मूल्यांकन से एक दो क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे मूल्यांकन से, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मूल्यांकन को क्या करते हैं, एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। दूसरा, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तीसरा कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। चौथा कह रहा है अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। अच्छा, मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन में क्या होता है कि सबसे जरूरी चीज होती है कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बट जब आप मूल्यांकन करेंगे अपने विषय पर बच्चों का, तो उसमें क्या होगा बच्चों के लिए, तो बच्चों को उसमें एक तो ये चीज भी देखने को मिलती है कि वो मतलब कितना सीख रहे हैं। आपको पता चलेगा कि बच्चे कितना सीख रहे हैं और कहाँ कितना कमजोर हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात एक ये होती है कि जो मूल्यांकन होता है, तो हमें आंसर बताना है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो चारों ऑप्शन में से ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ठीक है। हमारे शिक्षण, हमारे जो आपके एक कह सकते हो जो शिक्षण प्रणाली होती है, उस शिक्षण प्रणाली में मूल्यांकन जो होता है एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग होता है और होना भी चाहिए, ठीक है। तो इस चारों ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन,
आज भी मैं 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैं बहुत ही सिलेक्ट करके लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि जिस टाइप के आपके सीटेट के एग्जाम में बनने की संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का 9th क्वेश्चन क्या कहता है, ये थोड़ा सा दूर लिख गया। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम कैसा होता है बताइए? एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, या दूसरा कहता है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, तीसरा कहता है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, चौथा कहता है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार जो अधिगम होता है वो कैसा होता है? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो 4th ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, गतिविधि एवं जो प्रयोगात्मक कार्य होते हैं ना, गतिविधियां और जो प्रयोगात्मक कार्य होते हैं उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने से ही छात्र क्या करते हैं? आपस में क्रिया करके अधिगम को सीखते हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात? है ना, सक्रिय और सामाजिक। इसमें क्या होगा? सामाजिक मतलब सामाजिक प्रक्रिया भी होगी, क्योंकि जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट हो रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प लेकर वो सीख रहे हैं, आपस में क्रिया करके सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार क्या है? अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 10th कह रहा है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी का क्या मतलब उनका दृष्टिकोण होता है उनके प्रति। ठीक है, ये आपको बताना है। तो 10th कह रहा है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास हो जाता है तो वो विद्यार्थी कैसे हो जाते हैं बताइए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है उनका उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। थर्ड कह रहा है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। और फोर्थ कह रहा है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। कैसे सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं? अच्छा, जब शिक्षक को विद्यार्थियों उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब क्या होता है? विद्यार्थी जो होते हैं वो सीखने के लिए उत्सुक और क्या हो जाते हैं? प्रेरित रहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। तो इसका 4th ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि क्या तो शिक्षक क्या करता है ऐसे मतलब जो इस व्यवहार से क्या करते हैं विद्यार्थियों में उनके अंदर क्या था? कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाता है इससे उनके अंदर। ठीक है, और वो क्या कहते हैं? वे निरंतर सीखने के लिए, बराबर सीखने के लिए कैसे रह जाते हैं? बराबर सीखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, बराबर मोटिवेट रहते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है कि सीखने के लिए बच्चे क्या हो जाते हैं? उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चन CDP के। ठीक है, CDP यानी इसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र के ये 10 क्वेश्चन जो मैंने आज कराए, जो कि आपकी CTET के एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। मैं ज़्यादा कंटेंट नहीं लेकर आ रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही सिलेक्टेड छांट के क्वेश्चन लिए, और मोस्टली क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। पेपर हमेशा प्रीवियस ईयर से ही आता है। कभी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही रिलेटेड दिखेंगे। आपको कुछ तो वैसे के वैसे ही एग्जामिनर उठा के रख देता है। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो लगा के ही जाना है, और साथ में अगर आपने अच्छे कम से कम 10-20 प्रैक्टिस सेट अगर आपने लगा दी तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता CTET में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो था मेरा। इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो अगर आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।